नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का थर्ड पेपर। एमए पॉलिटिकल साइंस का थर्ड पेपर का सेकंड यूनिट, जिसकी साथियों आप कह रहे थे कि आप इम्पोर्टेंट कराइए क्वेश्चन। तो साथियों, इस वीडियो में हमने सेकंड यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमने वो लिए हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए साथियों थर्ड यूनिट की यानी थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो साथियों आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। बुक का नाम है साथियों तुलनात्मक राजनीति। जो साथियों इस पेपर को करा रहे हैं उसका नाम है तुलनात्मक राजनीति और साथियों पेपर कोड है G270 साथियों पेपर कोड है। और साथियों एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, लेटेस्ट सिलेबस कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। क्या कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स साथियों तुलनात्मक राजनीति बुक का नाम है। चलिए साथियों बिना रुके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और साथियों ऐसी और आप वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर की आपको संपूर्ण वीडियो मिल जाए। साथियों इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने अब तक वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए साथियों सेकंड यूनिट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, लेकिन हमारी वीडियो का क्वेश्चन 1 है। यूनिट 2 बी उपनिवेशीकरण एवं उपनिवेशवाद। प्रश्न नंबर 8, बी उपनिवेशीकरण से क्या आशय है? उपनिवेशवाद की समाप्ति के कारण लिखिए। क्वेश्चन दोबारा पढ़ें साथियों कि वि उपनिवेशीकरण से क्या आशय है, उपनिवेशवाद की समाप्ति के कारण लिखिए। उत्तर तो साथियों इसका लिखना है बी उपनिवेशीकरण डिकोलोनाइजेशन किसी उपनिवेश को समाप्त करने के संबंध में प्रयुक्त शब्द है, जहां एक राष्ट्र का निर्माण होता है जो स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में श्रमिक संघों एवं नेताओं ने युद्ध का विरोध किया, किंतु सन 1941 में रूस के मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हो जाने के उपरांत उनका रुख परिवर्तित हो गया था। साम्यवादियों ने इसे लोगों का युद्ध कहकर इसका समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन से भी स्वयं को पृथक कर लिया तथा शांतिपूर्ण औद्योगिक नीति की वकालत प्रारंभ कर दी। आगे देखते हैं साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद कर लें। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय साम्राज्यवाद के विध्वंस की गति को तेज करने में कई कारणों ने सहायता की। वस्तुतः विश्व युद्ध के पश्चात अनेक नवोदित राष्ट्र अस्तित्व में आते गए। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों ने गुलामी को समाप्त कर एक नए युग का आरंभ किया। साम्राज्यवादी राष्ट्रों की पकड़ में इन राष्ट्रों की स्वतंत्रता की प्राप्ति को भी उपनिवेशीकरण का नाम दिया गया। औपनिवेशिक मुक्त के पश्चात नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने गुटिया राजनीति को छोड़कर अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित की। दूसरे शब्दों में 2 गुटों में विभाजित विश्व से अपने को अलग रखा। इसी कारण नवोदित राष्ट्रों को तृतीय विश्व यानी थर्ड वर्ल्ड भी कहा गया। इस दृष्टि से उपनिवेशवाद उन्मूलन प्रक्रिया ने तृतीय विश्व के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। उपनिवेशवाद। क्या उपनिवेशवाद की समाप्ति के कारण। जो उपनिवेशवाद की समाप्ति के कारण थे उनको देखते हैं। बी उपनिवेशीकरण तथा उपनिवेशवाद की समाप्ति के निम्नलिखित कारण थे। साम्राज्यवाद का कमजोर होना। इसकी देखते हैं साथियों कि साम्राज्यवाद का कमजोर होना, इसको देखते हैं साथियों। द्वितीय विश्व युद्ध ने फासीवाद का उन्मूलन करने के साथ साथ यूरोप के साम्राज्यवादी देशों को भी कमजोर कर दिया। इनमें से कई देश स्वयं ही फासीवादी अतिक्रमण का शिकार हो गए। उदाहरण के लिए यूरोप के 3 साम्राज्यवादी देश फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड स्वयं ही जर्मनी के कब्जे में चले गए। युद्ध के दौरान उनकी सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। सबसे बड़े साम्राज्य के स्वामी ब्रिटेन
कि अर्थव्यवस्था भी युद्ध के कारण जर्जर हो चुकी थी। इनमें से कोई भी देश अब बड़ी शक्ति नहीं रह गया, मतलब इनमें से कोई भी देश अब बड़ी शक्ति नहीं रह गया था। इनके स्थान पर अब संयुक्त राज्य और सोवियत संघ बड़ी शक्तियां थीं। साम्यवादी दलों के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवादी सरकारें की स्थापना होने से भी यूरोप के साम्राज्यवादी देशों की शक्ति क्षीण होने लगी थी। अब वे लोग औपनिवेशिक लड़ाई लड़ते रहने की स्थिति में नहीं थे। जिन देशों ने लंबी औपनिवेशिक लड़ाइयाँ लड़ी उनके सामने गंभीर घरेलू समस्याएं, आगे देखते हैं, खड़ी हो गई। उदाहरण के लिए हिंद, चीन और अल्जीरिया में फ्रांस की औपनिवेशिक लड़ाइयों ने देश में गंभीर संकट उत्पन्न कर दिए। पुर्तगाल द्वारा अफ्रीका में लड़ी गई लड़ाइयाँ पुर्तगाली तानाशाही के पतन का प्रमुख कारण सिद्ध हुई। बदले हुए राजनीतिक वातावरण में अब साम्राज्यवाद को श्रेष्ठ सभ्यता की निशानी नहीं माना जाता था। इसके विपरीत अब हर जगह, यहाँ तक कि स्वयं औपनिवेशवादी देशों में भी साम्राज्यवाद को पशुता, अन्याय और शोषण का पर्याय माना जाने लगा। सन 1945 के बाद विश्व में आत्मनिर्णय, राष्ट्रीय संप्रभुता और समानता तथा राष्ट्रों के बीच सहयोग जैसे विचारों का बोलबाला स्थापित हुआ। यहाँ तक कि स्वयं साम्राज्यवादी देशों में भी औपनिवेशिक शासन बनाए रखने के प्रयत्न लोकप्रिय नहीं रहे। अधिकांश फ्रांसीसी जनता ने फ्रांस द्वारा लड़ी गई औपनिवेशिक लड़ाइयों का विरोध किया। सन 1956 में जब ब्रिटेन ने फ्रांस और इजराइल के साथ मिलकर मिस्र पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन में व्यापक स्तर पर सरकार विरोध प्रदर्शन हुए। कहाँ? तो ब्रिटेन में व्यापक स्तर पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। आगे देखते हैं। बहुत से विद्वानों का मत है कि उपनिवेशों पर कब्जा बनाए रखने की लागत का भार उठाना साम्राज्यवादी देशों के लिए कठिन होता जा रहा था। आगे देखते हैं। साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों की एकजुटता। राष्ट्रवादी तत्व अपने देश को विदेशी दासता से मुक्त कराकर वहां एक स्वदेशी सरकार की स्थापना हेतु संघर्ष करने लगे थे। उपनिवेशों के संसाधनों से शासक देश सुख और समृद्धि प्राप्त कर रहे थे, वहीं उपनिवेशों की जनता गरीबी और दयनीय दशा में जीने के लिए अभिशप्त थी। यह स्थिति राष्ट्रवादियों को स्वतंत्र होने की प्रेरणा दे रही थी। विभिन्न देशों के स्वतंत्रता आंदोलन के बीच एकजुटता बढ़ने लगी थी। प्रत्येक देश के स्वतंत्रता आंदोलन ने दूसरे देश के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दिया। उदाहरण के लिए सन 1946 में इंडोनेशिया में डच शासन और हिंद चीन में फ्रांसीसी शासन को पुनः प्रतिष्ठित करने में सहायता देने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार उन देशों में भारतीय सैनिकों को भेज रही थी। तो ऐसे में भारत में इस कार्रवाई के विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने इंडोनेशिया और हिंद चीन की स्वतंत्रता के प्रति अपना जोरदार समर्थन व्यक्त किया। जैसे जैसे एक के बाद एक देशों को स्वतंत्रता मिलती गई, वैसे वैसे इस एकजुटता की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती गई। नव स्वतंत्र देशों ने राष्ट्रमंडल के मंच का, उससे भी कहीं अधिक संयुक्त राष्ट्र के मंच का उन देशों के हितों को समर्थन, आगे देखते हैं साथियों, देने के लिए प्रयोग किया, जो अब भी विदेशी शासन के अधीन थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में उपनिवेशवाद विरोध तथा साम्राज्यवाद विरोध सम्मिलित थे। इसने उपनिवेशों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलनों का समर्थन देकर अपने लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया। नेक्स्ट देखते हैं साथियों हेडिंग। साथियों आपको हेडिंग पर विशेष ध्यान देना है। और साथियों एक महत्वपूर्ण सोचना कि आपको क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना है। यदि आप पे कोई क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है तो आप एक काम करें, आप कुछ भी लिख आइए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लिख के आइए, लेकिन क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। साथियों हम बता दें जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं क्वेश्चन वही आएंगे, लेकिन
उनका जो नज़रिया होता है, मतलब उनकी जो पूछने का तरीका होता है, कुछ चेंज कर दिया जाता है। लेकिन उनका यदि आप गहन अध्ययन करोगे तो उत्तर जो जिस क्वेश्चन का कराते हैं अगर उससे रिलेटेड आ जाता है तो साथियों आप उत्तर को उसे कर आइए, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाता है। ठीक है साथियों, तो आपको कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है पेपर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र साम्राज्यवाद को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में सामने आया। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र और अधिकारों की विश्वजनित घोषणा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विश्वव्यापी आकांक्षाओं का प्रतीक है। अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र ने उपनिवेशों के मामलों पर पर्याप्त ध्यान दिया। जैसे जैसे संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाले पूर्व उपनिवेशी राष्ट्रों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे उपनिवेशवाद को समाप्त करने के प्रश्न पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा और स्वतंत्रता प्राप्त करने में उपनिवेशों का मार्ग प्रशस्त करने में संयुक्त राष्ट्र उत्तरोत्तर अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। युद्ध से पूर्व उपनिवेशी जनता यूरोपीय सेना को अजेय मानती थी, किंतु युद्ध के आरंभिक चरण में जापानी सेनाओं की सफलता ने इस मिथन को चकनाचूर कर दिया। जापानियों ने मलाया, सिंगापुर, बर्मा, इंडोचीन, ईस्ट इंडीज आदि क्षेत्रों पर कब्जा किया। हालांकि अंत में जापानियों को हरा दिया गया, किंतु इन क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी समूह ने छापामार युद्ध नीति का प्रयोग बाद में यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध चलाए गए स्वतंत्र आंदोलन में किया। विश्व युद्ध में शामिल एशियाई व अफ्रीकी लोग सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक बन चुके थे। युद्ध के दौरान घोषित सन 1941 के अटलांटिक चार्टर में राष्ट्रीय स्वतंत्रता, अस्तित्व था, आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आर्थिक रूप से जर्जर हो चुका यूरोप अब इतना सक्षम नहीं था कि अपने साम्राज्यों में चल रहे राष्ट्रीय अभियानों को बलपूर्वक दबा सके। इसी कारण ब्रिटिश शासकों ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भारत को, आगे देखते हैं साथियों, स्वतंत्रता प्रदान कर दी। आगे, युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यह पूर्णतः स्पष्ट कर दिया था कि अटलांटिक चार्टर मात्र जर्मनी द्वारा उत्पीड़ित लोगों पर ही नहीं बल्कि विश्व के सभी लोगों पर लागू होता है। अमेरिकी का मानना था कि यदि उपनिवेशों की स्वतंत्रता में विलंब किया गया तो अफ्रीकी व एशिया के व्यापक भूभाग में साम्यवाद का प्रसार हो सकता था। दूसरी बात यह थी कि अमेरिकी नवस्वतंत्र देशों को एक स्वतंत्र बाजार के रूप में देखता था, जहां वह अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को भी स्थापित कर सकता था। भारत की भूमिका, साथियों, भारत की भूमिका नेक्स्ट हेडिंग में उसे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पहले स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले देशों में भारत भी था। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अफ्रीका और एशिया के स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया था। आज़ादी से पहले ही एशियाई सम्मेलन का संगठन करके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता बहुत से एशियाई देशों को एक मंच पर एकजुट कर चुके थे। यह सम्मेलन इस बात का प्रतीक था कि विश्व पटल पर एशिया का एक नई शक्ति के रूप में उदय हुआ है। स्वतंत्र भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सभी देशों के लिए शक्ति का स्रोत बन गया। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवेचित समस्त कारणों से भी उपनिवेशीकरण संभव हो सका और वर्तमान में लगभग सभी राष्ट्र स्वतंत्र हैं। साथियों, ये आपका हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन कराने वाले हैं, लेकिन साथियों जो बुक का क्रम है वो है 10 यानी 10वां क्वेश्चन है। लेकिन साथियों हमारी जो वीडियो का क्रम है हमने सेकंड यूनिट से साथियों 2 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें से साथियों आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा।
हम साथियों आपसे वादा करते हैं कि आप इन 2 क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। इस यूनिट के हम आपको एक क्वेश्चन इसको देखने को मिल जाएगा। कब? जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे। तो साथियों हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन हमारा जो बुक का क्रम है वो 10वां है। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें यूनिट 3 की तो साथियों आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथियों एक बात और बता दें कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होता है साथियों वो बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन आएगा इसी तरीके का। जैसे आधुनिक संविधानवाद की समस्याओं तथा उसके समाधान की विवेचना कीजिए, अथवा या आधुनिक संविधानवाद का अर्थ दीजिए, संविधानवाद के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। साथियों या ये आ जाए या नीचे वाला जाए, तो आपको उत्तर यही वाला लिखना है जिसको हम कराने वाले हैं इस उत्तर को। ठीक है साथियों, क्वेश्चन का तरीका बदल जाता है, लेकिन क्वेश्चन वही होता है। हम क्वेश्चन का तरीका बदल जो जाता है उसे देखते ही हम हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन साथियों हड़बड़ाना नहीं है। आपको बिल्कुल फियर नहीं करना, आपको निडर होकर इसका उत्तर देना है। ये क्वेश्चन आ जाए या ये, ठीक है, या इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसका उत्तर कर आइए, हम बताते हैं कि आपको नंबर बिल्कुल मिलेंगे। और हाँ साथियों आपको हेडिंग पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्तर। आधुनिक संविधानवाद का अर्थ। संविधानवाद एक विकासशील अवधारणा है जो समाज और राज्य में हो रहे सामाजिक और राजनीतिक विकास के साथ विकसित होती रही है। यही कारण है कि राजनीति शास्त्र के विद्वान संविधानवाद के विकास को समाज के विकास की 3 श्रेणियों में ही रखकर देखते हैं। ये 3 श्रेणियां क्रम से प्राचीन संविधानवाद, मध्ययुगीन संविधानवाद और आधुनिक संविधानवाद है। प्राचीन संविधानवाद तत्कालीन राजनीतिक परिवेश से पूर्णतः प्रभावित था। प्राचीन समय में राजनीतिक और नीतिशास्त्र व्यक्ति और राज्य में कोई अंतर नहीं किया गया था। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति की संपूर्णता का नाम ही रोमन संविधानवाद का महत्व। चलिए आगे देखते हैं साथियों। महत्व CF स्ट्रोक के अनुसार प्राचीन संविधानवाद के संदर्भ में वैसा ही है जैसा कि आज की दुनिया में ब्रिटिश संविधान ले रहा है। रोम में जब गणतंत्र का पतन हो गया और उसके स्थान पर निरंकुश और अत्याचारी शासन व्यवस्थाओं की स्थापना हुई तो रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। इससे संविधानवाद की परंपरा को पर्याप्त रूप से बल मिला। यानी संविधानवाद की इस श्रेणी में व्यक्ति के हितों को राज्य के हितों से पृथक करके नहीं देखा गया। दास प्रथा को जो प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण अंग है स्थापित करने और राजनीति मान्यता दिए जाने जैसे विचारों पर बल दिया गया। अरस्तु के दास्ता पर विचार मध्ययुगीन संविधानवाद में राजनीति विचारकों जिनमें सिसरो, एक्विनास और संत ऑगस्टाइन का नाम प्रमुख है ने राज्य और चर्च की समन्वयता को स्थापित किया और इस प्रकार व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण की विचारधारा को सुस्थापित किया। किंतु इतना अवश्य है कि जब दास प्रथा का स्वरूप और उसका समाज से संबंध परिवर्तित हुआ तो संविधानवाद ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा को जन्म दिया। यह विचारधारा आज के संविधानवाद, चलिए साथियों आगे देखते हैं। यह विचारधारा आज के संविधानवाद का प्राण बनी हुई है और व्यक्ति की स्वतंत्रता, शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध, विधि को शासन, मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय संरक्षण आदि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो आधुनिक संविधानवाद को प्राचीन और मध्यकालीन संविधानवाद से पृथक करती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात के राजनीतिक विकास की भूमिका में प्रोफेसर विलियम डी एंड्रूज ने संविधानवाद पर 3 रूपों में प्रभाव होने की ओर संकेत किया है। ये 3 प्रभाव क्रमशः पश्चिम परंपरागत लोकतंत्रवाद के विषय में लोगों की अनास्था, सोवियत समाजवादी गणतंत्र का विश्व की महान
शक्ति के रूप में विकास और फासीवाद तथा नाजीवाद की द्वितीय विश्व युद्ध में भयंकर पराजय। आगे देखते हैं साथियों, इस तथ्य को प्रसिद्ध इतिहासकार रजनी पामदत्त ने भी अपनी पुस्तक फासीवाद और सामाजिक क्रांति में स्पष्ट किया है। कुछ विद्वानों को मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा साम्यवाद से है और उनके मत में यह खतरा निश्चय ही आधुनिक संविधानवाद की परंपराओं के लिए है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यद्यपि उनके विकासशील राज्यों में वेस्टमिनिस्टर व्यवस्था को राज्य व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत माना गया था, किंतु इस व्यवस्था से अनभिज्ञता और इसकी आवश्यक शर्तों की अनुपस्थिति के कारण यह अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सका। परिणामस्वरूप कुछ राज्यों में सैनिक तंत्र कहीं अधिनायकवाद और कहीं हिंसा पर आधारित एक तंत्रवादी शासन स्थापित हो गए हैं, जो आधुनिक संविधानवाद के संदर्भ में विचार करने पर बाध्य करते हैं। साथियों आगे चलते हैं। यदि साथियों आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जो हम नेक्स्ट वीडियो जो 3 मिनट की आएगी उसको करें, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, तो जैसे हम अपलोड करें तो साथियों उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए आगे देखते हैं साथियों, आधुनिक संविधानवाद की समस्याएं अथवा संविधानवाद के मार्ग में आने वाली बाधाएं कह दो या समस्या कह दो, एक ही बात है। ठीक है साथियों, आधुनिक संविधानवाद को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक यह इन समस्याओं का समाधान नहीं कर लेता तब तक इसके भविष्य को सर्वथा सुखद नहीं कहा जा सकता। इसकी प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहली समस्या साथियों देखते हैं कौन सी है, युद्ध है पहली समस्या। युद्ध जैसी स्थिति आधुनिक समय में प्रत्येक राज्य के समक्ष एक विकट समस्या के रूप में है। शास्त्रीकरण की दौड़ में संलग्न प्रत्येक राष्ट्र का अपना सामाजिक और आर्थिक विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा और परिणाम स्वरूप संविधानवाद के प्रति उसकी आस्था को अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है। युद्ध काल में ही सरकार पूर्ण तथा निरपेक्ष शक्ति का दावा करती है तथा विदेशी आक्रमण से देश की सुरक्षा करने के नाम पर लोगों की आवश्यकता स्वतंत्रताओं को कुचलने की सीमा तक चली जाती है। सरकार अनिवार्य भली सैनिक प्रशिक्षण, प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, समाचार पत्रों पर नियंत्रण आदि ऐसे अनेक उपाय करती है जिससे देश की सुरक्षा की जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्धकाल में संवैधानिक सरकार का ढांचा नष्ट हो जाता है। दूसरा, निरंकुशवाद प्रोफेसर केसी हियर के शब्दों में संवैधानिक शासन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न रूपों में निरंकुशवाद की शक्ति कितनी है। जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे संवैधानिक शासन पीछे हटता जाता है। इस कथन से यह तथ्य स्वतः सिद्ध हो जाता है कि निरंकुशवाद अभी भी किसी न किसी रूप में अस्तित्व में है और यह अवसर पाकर अधिक भयंकर अथवा विकट रूप धारण कर सकता है तथा संविधानवाद की, आगे देखते हैं साथियों, संविधानवाद की सुस्थापित परंपराओं के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता है। तीसरा, संस्थागत समस्या। संविधानवाद के समक्ष सबसे गंभीर समस्या आधुनिक संसदीय प्रणाली से संबंधित है। आर्थिक महत्व के विषय आधुनिक राज्यों के लिए अधिक आवश्यक हो गए हैं, जो संसदीय प्रणाली के केंद्रीय प्रभुता के ढांचे में सफलतापूर्वक हल नहीं किए जा सकते। इससे सामाजिक अव्यवस्था के उत्पन्न होने और इस प्रणाली में ही आस्था समाप्त होने तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चौथा, राज्य और नागरिक के संबंधों में, यानी राज्य और नागरिकों के संबंधों की समस्या। प्रोफेसर स्ट्रोक की मान्यता है कि जहां समाज में केवल शोषित एवं पिछड़े वर्गों के आर्थिक हितों में अभिवृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि राज्य की केंद्रीय संस्था
को अधिक से अधिक कार्य सौंपे जाएं। यद्यपि उन पर पहले से ही पर्याप्त भार है, वहाँ मतदान की आधुनिक प्रणाली के अधीन गठित संसद के सदस्यों को, आगे देखते हैं साथियों, बहुमत प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव होता है और ऐसी परिस्थितियों में संभव है कि निराश होकर वे कुछ उच्छृंखल असंवैधानिक मार्गों को अपनाने के लिए विवश किए जा सकते हैं। संवैधानिक राज्य को इस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि औद्योगिक श्रमिक यदि बहुमत में नहीं है तो भी उनका कम से कम ऐसा पर्याप्त बलशाही अल्पमत तो है ही जो अपनी मांगों को पूर्ति के लिए कुछ न किए जाने पर समाज को पंगु बना सकता है और राज्य में फूट उत्पन्न कर सकता है। उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि राज्य और व्यक्ति के संबंधों में किसी प्रकार की कटुता नहीं आनी चाहिए, अन्यथा यह कटुता संविधानवाद के लिए एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर सकती है। पांचवा, संकटकालीन व्यवस्थाओं की स्पष्टता। संकटकालीन व्यवस्थाओं की स्पष्टता। लगभग प्रत्येक देश का संविधान संकटकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ आपातकालीन अधिकारों की व्यवस्था करता है जो शासक के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि शासक इन अधिकारों के प्रयोग से संविधानवाद के लिए संकट उत्पन्न कर देता है। भारत में 25 जून 1975 को घोषित आपातकालीन स्थिति इस समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित करती है, जिसमें संविधान का ही सहारा लेकर प्रधानमंत्री ने आपातकालीन स्थिति लागू कर दी। किसने, कब कर दी साथियों? देखते हैं। 25 जून 1975 को आपातकालीन स्थिति इस समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित करती है और आगे देखें, जिसमें संविधान का ही सहारा लेकर प्रधानमंत्री ने आपातकालीन स्थिति लागू कर दी थी। और जैसा कि कुछ विद्वानों का मान्यता है कि इससे आधुनिक संविधानवाद को भारत से एक रूप में समाप्ति हो गई थी। कब? इससे आधुनिक संविधानवाद की भारत से एक रूप में समाप्ति हो गई थी। छठा पॉइंट, सामाजिक तथा आर्थिक असंतोष। हियर का यह मत है कि राष्ट्रीय संकट अथवा सामाजिक आर्थिक असंतोष की स्थितियां सरकार पर सामान्यतः आरोपित सीमाओं को निलंबित कर देती हैं। भुखमरी, अकाल, महामारी, गरीबी और गंदगी, बेरोजगारी आदि संविधानवाद के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आधुनिक संविधानवाद के मार्ग में अनेक समस्याएं हैं। वास्तव में ये समस्याएं संविधान की प्रक्रिया व्यवस्था से अधिक संबंध है। इस प्रकार की समस्याओं के कारण के समाधान के लिए आवश्यक है कि एक इस प्रकार का सूत्र मुक्ति का निर्धारण किया जाए जिससे किसी भी प्रकार के संवैधानिक गत्यवरोध या कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक से अथवा संविधान के गलत प्रयोग से बचा जा सके। साथियों, आगे चलते हैं। आधुनिक संविधानवाद की समस्याओं का समाधान। आधुनिक संविधानवाद की समस्याओं का समाधान किस प्रकार हो सकता है साथियों, आगे देखते हैं कुछ पॉइंटों के साथ। प्रोफेसर C.F. स्ट्रोक ने उपरोक्त समस्याओं के कुछ समाधान खोजे हैं जो इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन समाधानों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहला, सुदृढ़ शासन। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के आगे समाज और राज्य के हितों की अवहेलना करते हैं। ऐसा समाज जहां प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, शीघ्र ही अव्यवस्था का शिकार हो जाता है। इस प्रकार की अराजकता से बचने के लिए एक संप्रभु शक्ति से युक्त राज्य होना आवश्यक है। एक विद्वान की मान्यता है कि लोकतांत्रिक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। राज्य का यह कार्य है कि वह यह देखे कि कोई व्यक्ति उस अधिकार का लाभ उठाकर अव्यवस्था तो नहीं फैला रहा है। ठीक है साथियों, आगे देखें।
योग्य शासन। योग्य शासन सेकंड नंबर वाला, शासक को शासन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आधुनिक शासन व्यवस्थाओं में संप्रभुता जनता में निहित होती है, अतः शासन को सदैव नियमानुसार एवं जनता के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। शासक योग्य, विवेकशील तथा कार्यकुशल होने चाहिए, तभी वे जनता का सहयोग प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। तीसरा, बुद्धिमत्तापूर्ण शासन। संविधानवाद को जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि समाज का बड़ा भाग उसमें सक्रिय भागीदारी तथा रुचि का प्रदर्शन करे। बुद्धिजीवियों को इस बात का एहसास कराया जाना चाहिए कि वे राजनीतिक भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। सरकार के तीनों प्रभागों का गठन लोकतांत्रिक ढंग से किया जाना चाहिए और सरकार की समस्त प्रक्रिया इस रूप में ही कि नागरिकों को मौलिक अधिकारों की क्षति न पहुंचे। सरकार को समाज के प्रत्येक वर्ग की समस्याओं पर ध्यान देकर सभी वर्गों की समस्याओं का समाधान करने का अधिकतम प्रयास करना चाहिए, जिससे जनता का विश्वास उस राज्य व्यवस्था में बना रह सके। प्रोफेसर स्ट्रोक का इस विषय में मत है, द्वितीय सदन में नए प्रकार का प्रतिनिधित्व और लोक निर्देशन, लोकोप्रक्रम तथा प्रत्यावर्तन जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक नियंत्रण का विस्तार और सुधार कुछ अवस्थाओं में निश्चित ही ऐसी सक्रिय रुचि उत्पन्न करने में पर्याप्त सहायता करेंगे। चौथा, प्रशासन संबंधी सुधार। एकात्मक शासन व्यवस्था में प्रशासन की समस्या भी संविधानवाद के लिए खतरा है। राज्य की विभिन्न इकाइयों को विधानमंडल के संज्ञान में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे शासन संबंधित कोई समस्या उत्पन्न न हो सके। प्रोफेसर स्ट्रोक का मंतव्य है कि एकात्मक राज्य को भी संघात्मक राज्य के रूप में अपने राजनीतिक निकायों की रचना इस प्रकार करनी चाहिए जिससे उनके पास केंद्रीय परियोजनाओं के लिए केवल वे ही शक्तियां रह जाएं जो सामान्य हित के लिए आवश्यक हो। इससे केंद्रीय विधानमंडलों का कार्यभार कम होगा, कार्यपालिकाओं के कार्य पर अधिक सतर्क निरीक्षण संभव बनाकर नौकरशाही के खतरों को कम किया जा सकेगा और इससे निश्चित ही राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि की जा सकती है। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे हम 3rd यूनिट की वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए साथियों 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण। प्रोफेसर C.F. स्ट्रोक का मत है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन राजनीतिक संविधान की निरंतरता यानी निरंतर सुरक्षा की अनिवार्य शर्त है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय अराजकता ने 2 विश्व युद्धों को जन्म दिया है और जो अनियंत्रित होकर हमारी सभ्यता को नष्ट कर देने वाले अनेकों सूत्रों का निर्माण कर सकती है। उसको दूर करने का उपाय केवल किसी न किसी प्रकार का विश्व संघ ही होगा, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विशाल बहुराष्ट्रीय राज्य अथवा अनेक बहुराष्ट्रीय राज्यों का निर्माण करना होगा। वास्तविक संघ का सफल निर्माण केवल ऐसे राज्यों के बीच हो सकता है जो संयोजन की इच्छा रखते हैं। स्ट्रोक के उपयुक्त मत से इस बात की पुष्टि होती है कि आधुनिक संविधानवाद के अस्तित्व को बनाए रखने और इसे आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि संयोजन की इच्छा वाले राज्यों का एक विश्व संघ है जो युद्ध अथवा युद्ध संभावनाओं को दूर करने में सक्षम हो। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि आधुनिक संविधानवाद की अनेक समस्याएं हैं, किंतु उनका समाधान सरलता से किया जा सकता है। इस संदर्भ में आधुनिक राष्ट्र राज्यों नेशनल स्टेट्स की क्रिया प्रणाली और संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल संचालन महत्वपूर्ण रहा है और हर कोई यह कहने की स्थिति है कि संविधानवाद का भविष्य उज्जवल है। यानी साथियों एक बार और देखें,
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि आधुनिक संविधानवाद की अनेक समस्याएं हैं, किंतु उनका समाधान सरलता से किया जा सकता है। इस संदर्भ में आधुनिक राज्यों यानी नेशनल स्टेट की क्रिया प्रणाली और संयुक्त राष्ट्र का सफल संचालन महत्वपूर्ण रहा है। हर कोई यह कहने की स्थिति में है कि संविधानवाद का भविष्य उज्जवल है। साथियों, ये हमने एमए पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर के जो साथियों आपका थर्ड पेपर होगा उसके हमने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे सेकंड यूनिट से। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें जो आपकी थर्ड यूनिट है, साथियों इस वीडियो के बाद हम थर्ड यूनिट की वीडियो बनाने वाले हैं। तो साथियों यदि आप इसे सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी जैसे हम अपलोड करेंगे। चलिए साथियों यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों आपका फायदा हो सके। चलिए साथियों यहीं तक, धन्यवाद।